Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can, of course, call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. I'm Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद गौरा। नमस्कार। घड़ी ने इशारा कर दिया है शाम 6:30 का और अब वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मार्केट मंत्र का और हम आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन फोन नंबर्स पर हमको कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Sparsh. Before the headlines, a quick recap of the telephone numbers. Once again, for all of you who've just tuned in, you can call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. We shall, of course, be looking forward to your calls. A quick look at the headlines. PM Modi lauds 3 years of PM Gati Shakti for revolutionizing India's infrastructure. FPI's turn net sellers withdraw 58,000 crores in October so far. And Indian market to focus on US retail sales, ECB interest rate decision, China's Q3 GDP and oil prices for the next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर सराहना की। विदेशी निवेशकों द्वारा अक्टूबर में अब तक 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिकवाली की गई। और अमेरिकी खुदरा बिक्री के आंकड़े, ईसीबी ब्याज दर, चीन की 30वीं तिमाही के जीडीपी के आंकड़े और तेल की कीमतें कर सकती हैं अगले सप्ताह भारतीय बाजारों का रुख तय। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी आज की पहली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल ने भारत के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गति शक्ति ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण वृद्धि की है और विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र तथा कारगर विकास को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों के निर्बाध एकीकरण से लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिला है, विलंब में कमी आई है और बहुत से लोगों के लिए नए अवसरों का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गति शक्ति से विकसित भारत के सपने को साकार करने में गति मिल रही है और इससे प्रगति, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी Right. In fact, you're absolutely right, Sparsh. The PM Gati Shakti, I think the Prime Minister's lauding the completion of 3 years of PM Gati Shakti National Master Plan, stating that the initiative has emerged as a transformative scheme in revolutionizing India's infrastructure.
And in fact, of course, you just spoke about the social media post. Mr. Modi has said that Gati Shakti has significantly enhanced multimodal connectivity. Well, our connectivity is good too. We welcome our first caller from Mumbai, Sanjay. Sanjay, welcome to the program. Please ask your question. सर, जब म्यूचुअल फंड मैनेजर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी डिविडेंड देती है, तो क्या म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ता है या नहीं? जी संजय जी, जहां तक डिविडेंड टैक्स पे करने की बात है, जहां तक मेरी नॉलेज आती है, उनको ये डिविडेंड नहीं पे करना पड़ता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स के हैंड में टैक्स होते हैं और वो म्यूचुअल फंड बिकॉज एक एंटिटी बन जाती है, तो फंड मैनेजर्स को पे नहीं करना पड़ता है। जी, और अगले कॉलर हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं, अनिमेश। अनिमेश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज। गुड इवनिंग सर, हैप्पी विजय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, सेम टू यू। सर, आई वांट टू नो अबाउट द म्यूचुअल फंड। इफ वन इन्वेस्ट विद अ म्यूचुअल फंड, हाउ लॉन्ग कैन वन इन्वेस्ट विद अ म्यूचुअल फंड? बिकॉज एक बार अपना सवाल दोबारा रिपीट करिए प्लीज। अगले कॉलर हमारे साथ सुशील जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सुशील जी, सुशील जी, आपका स्वागत है, प्लीज सवाल पूछिए अपना। सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। तो मैं आपसे ये कुछ, मैंने 2023 में 10 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में लगाया था, करीब 8 लाख रुपया निकालिए प्रॉफिट समेत। तो क्या उसके ऊपर कोई मेरा टैक्स बनता है? वैसे जो म्यूचुअल फंड है मैंने वाइफ के नाम से लिया था और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हूँ, तो मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिए क्या इसके ऊपर कोई टैक्स बनता है? क्योंकि मैंने बैंक में जाके मालूम किया तो उन्होंने तो कोई टैक्स लगाया नहीं, उन्होंने स्लिप दे दी, उसमें कोई टैक्स नहीं बन रहा। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे ये बताएं कि क्या इसमें टैक्स बनता है। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि क्या मैं अगर और पैसा लगाना चाहूँ, क्योंकि मैं रिटायरमेंट पर आ चुका हूँ, तो मेरे लिए अगले महीने रिटायरमेंट, तो मेरे लिए क्या उचित रहेगा? जी सुशील जी, जहां तक टैक्स लगने की बात है, तो मान लेते हैं अगर आपने इक्विटी फंड्स में डाला था और आपने विद इन 1 ईयर निकाल लिया है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जरूर लगता है, जो अब 20% हो गया है जब से बजट आया है नया। तो जो आप कह रहे हैं कि बैंक ने आपको बस स्लिप दे दिया, एक्चुअली ये टैक्स हम डेफिनेटली पे करते हैं जब हम अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहे होते हैं उस टाइम पर। तो उन्होंने आपको स्लिप दे दी थी, बट टैक्स 20% पे शॉर्ट टर्म गेन लगता है, तो ये आपकी जो अमाउंट होगा, जो आपका गेन बना है, यहाँ पे टैक्स जरूर लगेगा। Welcoming from Noida, Ashok Shukla. Ashok, welcome. Please ask your question. Thank you. I just wanted to ask one thing, that I wanted to invest in stocks and shares, and I have already opened the Demat account. So I wanted to know that I have been hearing that with say X rupees in my own money in Demat account, how much can I invest in market? Can I invest 2x, 3x, 4x? And what's the procedure if some guidance can be given? Thank you. Okay. So, Ashok, as far as the amount goes, that how much you can invest or cannot, there's actually no limit there. The limit only is your surplus that you have. So, the amount can be decided as per, the surplus that you have beyond the money which takes care of your overall basic expenses, let's say. So only the money that you are okay investing and you don't really need that can be invested in the stock market, 2x, 3x as per your needs. One thing that I would like to mention here is the fact that so you have actually started your journey by, opening the Demat account, but to, get inside the share market gamble, if I can say that, jokingly, of course. But if I can say that, then, the time and temperament are two things that are very important when it comes to stock investing. Because in a mutual fund domain, a pool of money is being invested and there are professional fund managers taking care of, your
portfolio and the stocks that they are picking basis their research and analysis, which they have, entire research team that is doing that work for you. But when it comes to stock investing on your own, what is required is that the research and the temperament, so that when you go to sleep, you're not worrying as to what the next day holds for you in terms of the market swings. जी, और अगले कॉलर हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं संदीप कुमार। संदीप जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल जी। पूछें। नमस्कार सर, और स्नेहा मैम को भी मेरा नमस्कार। जी, मेरा ये प्रश्न है कि यदि हमारे पास लंबी अवधि के लिए 10 वर्ष से ज्यादा का समय हो, तो क्या स्मॉल कैप फंड में सारा पैसा इन्वेस्ट करना सही है? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि हिस्टोरिकल रूप से लंबे समय में तो अन्य फंड की तुलना में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो क्या ये सही स्ट्रेटजी होगी यदि हमारे पास 10 वर्षों से ज्यादा का समय हो? संदीप जी, अगर आपके पास इतना टाइम होराइजन है तो स्मॉल कैप जैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सोचा जा सकता है। बट आपने जो ये लाइन बोली कि हम अपना सारा पैसा उस पर डाल सकते हैं, इसके लिए मैं आपको ये सुझाव नहीं दूंगी कि आप सारा डाल दीजिए, क्योंकि हम ये इन्वेस्ट करते हैं टू बी श्योर दैट हम अपने गोल्स अचीव कर पाएं। अब 10 साल की अवधि में बीच में अगर आपको मान लीजिए कोई जरूरत पड़ती है, अगर आपका सारा पैसा स्मॉल कैप में होगा और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि उस टाइम पे मार्केट डाउन है, तो जो आपने बोला कि हिस्टोरिकली देखा गया है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं आपको, बट उसी हिस्ट्री में अगर हम वापस जाके देखें तो हमें ये भी पता चलेगा ये उतनी ही तेजी गति से गिरते भी हैं जितना ये आपको लंबे समय में मुनाफा दे सकते हैं। तो आई वुड से कि आप अपना 10 से 20% का पैसा इसमें डालिए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट इतना बन जाता है कि यू आर ओके कि आप अपना थोड़ा थोड़ा और परसेंटेज एलोकेशन इसमें बढ़ा पाएं, बट फॉर स्टार्टर्स मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप सारा इसमें डालिए। और मैं आपको एक और सजेशन दूंगी, अगर मान लीजिए आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, तब तो आप बिल्कुल भी एकदम से सिर्फ स्मॉल कैप में ना डालिएगा। वहां पे तो आप 10% से स्टार्ट करिएगा और आप इंश्योर करिएगा कि आप थोड़ा सा अपना डेट एलोकेशन रख रहे हैं, चाहे एफडीज में चाहे डेट फंड्स में। फ्रॉम रायगढ़, वेलकम प्रदीप यादव। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। जी मैडम, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, आपका एफएम गोल्ड में यहाँ पे सुनते रहता हूँ हमेशा कान में लगा के। जी बिल्कुल, सवाल पूछिएगा। जी, सवाल ये है कि जैसे मेरे को एसआईपी पे जो रिटर्न मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। जी, जो एसआईपी पर रिटर्न जो मिलता है वो क्या, ये जैसे हम कोई लोन लेते हैं उसमें जो हम 30,000 50,000 का जो ये करते हैं 5 साल के लिए भरते हैं, तो उससे पूरी पैसा क्यों नहीं मिलती? आप पूछना चाहते हैं कि ये जो आप लोन लेते हैं, लोन से आप एक बार फिर से कनेक्शन बताइएगा कि आप क्या कह रहे हैं कि लोन में तो आप पैसा देते हैं ना और सिप में भी देते हैं, तो सवाल जरा और क्लियरली पूछिएगा। जैसे आप एसआईपी के बताते हैं कि उसका मार्केट डाउन होता है तो डाउन के हिसाब से रिटर्न मिलता है, हाई होता है तो हाई के हिसाब से मिलता है, ठीक है मैम जी। बाकी जो हमारा कोई भी बैंक से अगर लोन लेते हैं तो उस लोन पे हम 30,000 का कुछ ऐसे बीमा कराते हैं जो कि हम 5 साल हमको भरना रहता है। अगर उसको हम बीच में निकालते हैं तो हमारे पैसा क्यों कम मिलता है? जैसे 5-30 अगर हमें जमा कर दूं, उसके बाद भी अगर मैं पैसा निकालूं तो उसमें से 30-35 हजार रुपया मेरा क्यों कट जाता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ जी। तो जहां तक मेरी समझ आती है, जो मैं समझ पा रही हूँ आप पूछना चाह रहे हैं, अगर आपने एक अवधि तक के लिए लोन लिया है और आप वो पहले ही उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आई थिंक द क्वेश्चन इज, सवाल पूछ रहे हैं कि मार्केट में जो मैं पैसा डालता हूँ उससे उसके रिटर्न तो वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। तो जब मैं बैंक से लोन का पैसा लेता हूँ तो उसका एक कंसिस्टेंट अमाउंट में पे करता हूँ, वो अप एंड डाउन क्यों नहीं जाता मार्केट पे जैसे जाती है? अच्छा, क्योंकि लोन्स में आप देखें तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे आपको वो देते रहना होता है, तो ब्याज देना रहता होता है। और होम लोन एक ऐसा टाइप का लोन होता है, और भी होते हैं बट होम लोन एक ऐसा टाइप का लोन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेट रहता है उसका, मतलब फिक्स्ड एक ब्याज दर का नहीं रहता, और वो भी इकोनॉमी के रेट से लिंक्ड होता है। और बट उसमें भी ऐसा वेरिएशन नहीं आ जाएगा जैसे हम
जो मार्केट के उतार चढ़ाव का बात कर रहे हैं, क्योंकि लोन और इन्वेस्टिंग इन द मार्केट में एक जो बेसिक फर्क हो जाता है वो यही हो जाता है कि आप जो डेली के उतार चढ़ाव हैं वो आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख पाते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि एक्चुअली आपको ये कंपैरिजन नहीं ही करना चाहिए। आप अपनी सेविंग्स एसआईपी के थ्रू जारी रखिए, और अगर कभी जैसे आप बोल रहे हैं आप लोन लेते हैं, तो लोन लेने की आगे कभी जरूरत ना पड़े, आप उसके लिए अपनी ये एसआईपी को रोकिएगा नहीं, इसको बनाए रखिएगा। जी। और अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, योगेश शर्मा। योगेश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए। सभी को नमस्कार। जी और नमस्कार। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी। मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल मेरा ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में जो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट म्यूचुअल फंड थे, मेरा ही ऐसे इमर्जिंग लिक्विड, लार्ज एंड मिड कैप है, जो एसबीआई स्मॉल कैप एंड एक्सिस स्मॉल कैप, और सारे ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनका क्या कारण हो सकता है? दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, बैंक होम के लिए जो लोन देता है ताकि हमारे को एक लेवरेज मिल जाए फ्यूचर का एसेट आज खरीदने पे, लेकिन स्टॉक्स के लिए और इक्विटी के लिए या उसी बैंक के शेयर खरीदने हो तो कोई बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो क्या रियल एस्टेट में जो ये हमारे को लेवरेज मिलती है कि हम एडवांस में ही उस एसेट को खरीद लें एक फिक्स भाव पे, तो क्या ये लेवरेज एक अच्छी बात है? तो कैसे हम लोग और बुरा सकते हैं? जी योगेश जी, जो आपका दूसरा प्रश्न है उस पे मेरी नॉलेज इतनी नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊं, पर जो हम समझ पाए कि वो लिवरेज चाह रहे हैं कि वही बैंक के शेयर खरीदने के लिए। तो लेवरेज एक्चुअली किसी भी तरह की जो होती है उसके 2 भाग रहते हैं। एक रहता है कि आप ओवर लेवरेज ना कर दें, नहीं तो उसमें नुकसान होने का चांस रहता है, क्योंकि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक्चुअली जैसे मैं पहले जो श्रोता थे उन्हें बता रही थी कि एक टेम्परामेंट की बात आ जाती है, क्योंकि जब भी शेयर मार्केट में आप बढ़ती हुई चीजें देखते हैं ना, वो लेवरेज आप बढ़ा सकते हैं, अगर मैं आपका प्रश्न समझ पा रही हूँ, बट मैं आपको ब्रॉडली लेवरेज के बारे में बता रही हूँ। तो अगर आपका टेम्परामेंट सही रहता है और आप ये करने के लिए आपके पास इसका सरप्लस भी रहता है, तो आप इसको देख सकते हैं। जो आपने पहला प्रश्न पूछा, आपने 3 फंड्स बताए, तो टेकिंग द फर्स्ट वन फर्स्ट विच वाज मिराई एसेट लार्ज एंड मिड, तो कुछ 1.5 साल से इस फंड हाउस की जो एक्चुअली स्ट्रैटेजी रही है वो अंडर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ये मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, जो सेक्टर ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म करा है, जो ये पिछला 1.5 साल रहा है, जहां पे हमने इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, इन सब सेक्टर्स को अच्छा करते हुए देखा है। तो जब हमारी इनसे बात होती है, ये हमसे क्लियरली कहते हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में कुछ रॉन्ग या कुछ कमी नहीं है। मे बी उन्होंने उन स्टॉक्स में या उन सेक्टर्स में लेट एंट्री ली जहां पे वो मोमेंटम ऑलरेडी बढ़ चुका था, बट हम इनके पोर्टफोलियो को अगर डीपली एनालाइज करते हैं तो हमें दिखता है कि ये कुछ चेंजेस कर रहे हैं। और मैं आपको एक ये भी चीज मेंशन करना चाहूंगी कि आपने इनका ना ये बुरा समय ऑलरेडी देख लिया है, तो ये टाइम सही नहीं रहेगा इनसे एग्जिट करने का, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी मार्केट इतनी बढ़ी हुई है। तो जो सेक्टर अभी नहीं बढ़ा है ना, वो एक्चुअली फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर ही है, जहां पर एक्चुअली और ग्रोथ की संभावना है अभी। तो अगर आपने जहां तक इतना पेशेंस दिखाया है, आई वुड से कि आप थोड़ा सा और दिखाइए यहां पर, और क्योंकि आपके लंबे समय का पैसा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। जो आपने स्मॉल कैप फंड बोला, एसबीआई स्मॉल कैप, तो इसमें भी एक्चुअली एक ये वाली प्रॉब्लम रह चुकी है कि ये जब ऐसे बुल मार्केट चल रही होती है तब जो इनके फंड मैनेजर्स हैं ये थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो इन्होंने काफी ज्यादा आप मान लीजिए आर्बिट्राज डेरिवेटिव्स लेके रखे हुए थे निफ्टी के, या फिर कैश होल्डिंग्स रखी हुई थी, बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ आइडियाज टू इन्वेस्ट इन। तो ये साइडलाइंस पे वेट कर रहे थे। एंड अगर आप इनका भी एनालिसिस करेंगे तो बीच में जब भी मार्केट सबसे ज्यादा गिरी है, एसबीआई स्मॉल कैप जैसा फंड उतना नहीं गिरा है जितना स्मॉल कैप इंडेक्स गिर गया होगा, या फिर जो इससे रिस्की और स्मॉल कैप फंड्स होंगे। तो अभी उनका वो कंजर्वेटिव स्टैंस दिख रहा है, बट इस एएमसी ने, इस फंड हाउस ने इतने ज्यादा रिटर्न बनवाया है इन्हीं फंड्स के साथ कि आई वुड से कि आप अगर इसमें 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बने रहिए, क्योंकि इनकी इक्विटी फंड मैनेजमेंट टीम काफी अच्छा काम करती है। ये फंड एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जिस वजह से उसको इन्वेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम रखती है, इसलिए वो कंजर्वेटिव स्टांस भी रख रहे हैं।
बट इनकी जो क्वालिटी है स्टॉक्स की, जो स्मॉल कैप में बहुत मैटर करती है, वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो आप इनमें भी बने रहिए। और सेम गोज फॉर एक्सिस स्मॉल कैप। बाकी आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको क्योंकि सारे ही फंड्स डाउन हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बस इतना देख लीजिए कि आपका स्मॉल कैप में ओवर एक्सपोजर नहीं हो गया, और अगर आप थोड़ा सा लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो। Welcoming from Kolkata, Ajay Sen. Ajay, welcome. Please ask your question. Hello, Ajay. I think the line has dropped. We have another caller waiting in line from Delhi this time. Rakesh from Delhi. Rakesh, please ask your question. नमस्कार आकाशवाणी टीम को। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा एक सुझाव ये है कि इसका समय बढ़ाया जाए या एक दिन अलग से रखा जाए जिसमें नए ग्राहकों के लिए एबीसी का जो ज्ञान होता है वो दिया जाए, क्योंकि सभी ग्राहक नए ग्राहक इन सब चीजों के लिए जानकारी नहीं रखते हैं। मेरा सवाल ये है, मैडम नमस्कार, कि अभी 17 तारीख को मेरे कुछ अमाउंट मैच्योर होने वाला है, तो आप मुझे ये बताइए कि हम नए ग्राहक के जरिए आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के लिए हम क्या करें? क्योंकि हमने बात करी थी म्यूचुअल फंड के लिए ब्रांच में, बैंक में, तो उन्होंने ये बोला हमारा एक बास्केट होता है। अब ये बास्केट तो हमें समझा दिया, और इसके आगे क्या क्या होता है ये हमें जानकारी नहीं। हमें क्या करना चाहिए? हमें अगर म्यूचुअल में जाना है, लगाने हैं पेमेंट, तो कैसे क्या जी? आपका जो सवाल था कि आपका पैसे मैच्योर हो रहे हैं और आप म्यूचुअल फंड्स में बिगिन करना चाह रहे हैं, तो जहां तक मैं समझ पाई हूं, आप बैंक के पास गए थे, उन्होंने आपको एक बास्केट बताई थी, तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि उन्होंने आपको कुछ फंड्स बता दिए होंगे अपने, और बोला होगा कि आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा सुझाव आपको ये रहेगा, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर स्टार्टिंग मैं आपको एक फंड बता देती हूँ। अग्रेसिव हाइब्रिड टाइप के एक फंड्स होते हैं, जैसे अगर मुझे नाम लेना हो तो कोटक का इक्विटी हाइब्रिड फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड है, डीएसपी का इक्विटी एंड बॉन्ड फंड है। इन फंड्स की सबसे खूबसूरत बात ये हो जाती है कि जब कोई नया निवेशक आता है तो ये उनका पैसा 75% इक्विटी और 25 या 30% डेट में लगा देते हैं। तो डेट बेसिकली जैसे अभी आपने एफडी में डाला हुआ था, आप उसकी तरह सोच सकते हैं। उसकी तरह सर्टेन नहीं रहता, बट प्रिडिक्टेबल या स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को प्रोवाइड कर सकता है। तो आप इस एक फंड से शुरुआत करिए, या अगर आपका अमाउंट काफी ज्यादा है तो आप इन 2 फंड्स में डाल सकते हैं। और ये आप अपने या तो बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टच में आ सकते हैं, जिनका आपको जानकारी amphi.com से मिल सकती है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा नेटवर्क है, जहां पे आप अपना पिन कोड डालेंगे और आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके आसपास जो है वो मदद करेंगे इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। बट आप इनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। एक बार एम्फी का आप प्लीज बता दीजिए, स्पेलिंग क्या है? amfi.com। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर करके एक टैग मिल जाएगा, जहां पर आप पिन कोड से अपने आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर सकते हैं। राइट। और अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं सुशील जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। मेरा सभी को आपको नमस्कार जी। नमस्कार। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, पर मेरे 2 सवाल थे, उनका एक का जवाब दे पाए थे, एक का शायद रह गया था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ और मेरा एक ज्वाइंट अकाउंट है एसबीआई में। तो एसबीआई में मैंने ये 2023 में जो है 10 लाख रुपया लगाया था, जिस वजह से मैंने 8 लाख रुपया निकाल दिया और 2 लाख रुपया मेरा बचा हुआ। और ये पैसा जो है मेरी मिसेज के नाम से लगाया गया था, क्योंकि वो हाउस वाइफ है। और दूसरा सवाल ये था कि अब मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, तो मुझे अपना फंड वगैरह का जो पैसा जो ड्यूज है उसमें वो किस स्कीम में लगाना चाहिए ताकि मुझे रिलैक्स मिल जाए? जी सुशील जी, जो ये सवाल है कि आप अपना रिटायरमेंट का पैसा कैसे लगाएं, तो रिटायरमेंट में हमें बस एक चीज इंश्योर करनी होती है, क्योंकि वो हम मोस्टली नहीं कर पाते हैं, कि इक्विटी जैसे डोमेन में आप अपना कम से कम 1/3 पैसा रखें, क्योंकि रिटायरमेंट में हमें रेगुलर इनकम जो चाहिए होती है, उसके लिए हमें एक ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जो हमारे
इन्फ्लेशन है या फिर जो खरीदारी की महंगाई होती है उसको फाइट करने में हेल्प कर पाए, तो इक्विटी एसेट क्लास उसमें हेल्प करती है। अगर आप 1-2 फंड चाहेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इक्विटी सेविंग्स एक कैटेगरी होती है जहां पे 1/3 इक्विटी में जाते हैं, 1/3 डेट में जाते हैं और 1/3 आर्बिट्राज में जाता है। तो ये फंड्स काफी हेल्पफुल रहते हैं रेगुलर इनकम डिराइव करने के लिए। तो आप एक्सिस का इक्विटी सेविंग्स फंड देख सकते हैं, कोटक का इक्विटी सेविंग्स फंड देख सकते हैं। ये आपको मदद करेंगे एक रेगुलर इनकम बनाने में और इससे आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं। जी, और रुख करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। विदेशी निवेशकों द्वारा इस महीने में अब तक 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिकवाली की गई। ये बिकवाली मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और चीनी शेयर बाजार के मजबूत प्रदर्शन के कारण देखने को मिली। सितंबर महीने में इस साल का 57,724 करोड़ रुपए का उच्चतम निवेश किया गया था, जिसके बाद ये बिकवाली देखी गई। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी, अप्रैल और मई को छोड़कर एफपीआई द्वारा इस वर्ष खरीदारी जारी रही। 1 से 11 अक्टूबर तक एफपीआई द्वारा इक्विटी बाजार से 58,711 करोड़ रुपए की निकासी की गई। और महेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जी महेश, सवाल पूछिए अपना। स्वागत है आपका। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये था कि आई हैव अ लंप सम अवेलेबल विद मी, तो मुझे वो एक्चुअली मंथली विथड्रॉल के लिए जो है आई वांट टू इन्वेस्ट इन दी म्यूचुअल फंड्स। तो ये मैं एक्चुअली बैलेंस्ड एडवांटेज फंड which in वो एक्चुअली जो आई थिंक which invest in equity plus debt, is it advisable and which is the best one? And actually एक ही फंड हाउस में रखना है because I have कुछ अच्छा अमाउंट है एज अ लंप सम कुछ आई कैन इन्वेस्ट, तो वो उसको मतलब 2-3 फंड हाउस में लगाना चाहिए। जी, तो जहां तक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी की बात है आप मेंशन कर रहे हैं, उस कैटेगरी में एक्चुअली उसका जो नाम है वो डायनामिक एसेट एलोकेशन है। तो एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे जो इक्विटी और डेट है वो ना चेंज होता रहता है। तो मान लीजिए कि अभी कोई फंड है जो 30% इक्विटी में डाल रहा है, बट मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग उनका मॉडल सजेस्ट करता है कि वो इसको बढ़ा लेंगे, तो वो बढ़ा लेंगे। तो यहां पर जो एक प्रिडिक्टेबल रिस्क रिटर्न एक्सेप्टेंस होती है एक इन्वेस्टर की जब वो इन्वेस्ट करते हैं, वो थोड़ी सी कम रहती है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर तो आपका जो एक रिस्क एपेटाइट है वो काफी ज्यादा है, तो फिर आप डेफिनेटली इन फंड्स को देख सकते हैं, ताकि मतलब आपको थोड़ा ज्यादा इक्विटी में भी आप कभी जा सकते हैं, कम में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, इसलिए रिस्क एपेटाइट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर डायनामिक एसेट एलोकेशन का एक फंड मुझे आपको बताना हो तो वो आईसीआईसीआई प्रू का रहेगा, बट ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आपका बड़ा अमाउंट है तो आप इसको कम से कम 2 फंड हाउसेज में तो डिवाइड करिए ही, ताकि एक पे डिपेंडेंस ना रहे। और मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आप इक्विटी सेविंग्स और बैलेंस एडवांटेज जैसी कैटेगरीज को कंपेयर करके पहले समझे कि किसका इक्विटी एलोकेशन से आपको माइंड में पीस रहेगा और उसी में इन्वेस्ट कीजिएगा। We move on to our final headline story. The market entered a phase of consolidation, falling moderately in the week ending October 11th amid valuation concerns. In the coming week, starting from October 14, the market is expected to remain consolidative and try to rebound with a fall in volatility. The market participants will focus on the September quarter earnings with a focus on market heavyweights, Hyundai's mega IPO from India unit, US retail sales, ECB interest rate decision, China's Q3 GDP and oil prices. तो श्रोताओं, अब वक्त है आज की चर्चा को यहीं विराम देने का। स्नेहा जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। Thank you, Sneha, for coming on to our program. And now, listeners, before we close, a look at the headlines once again. PM Modi lauds 3 years of PM Gati Shakti for revolutionizing India's infrastructure. FPIs turn net sellers. We throw 58,000 crores in October so far. An Indian market to focus on US retail sales, ECB interest rate decision, China's Q3 GDP and oil prices for the next week. And that's it in today's program. Namaskar. नमस्कार। Market Mantra. Market Mantra.
Pakistan.